बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके अंदर हम कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास सेकेंड ईयर के लिए भी है और एमडी केट और ई केट के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? याद रखिएगा, इसकी काफी ज्यादा डेफिनेशन बन सकती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ chemistry which deals with the study of organic compounds। जब हम organic compounds की study करते हैं तो सिंपल हम उसे क्या बोलते हैं? organic chemistry कहते हैं। और वो जो हमारे पास organic compounds होते हैं वो किससे ड्राइव होते हैं? वो ड्राइव होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से। किसमें? प्लांट्स और एनिमल्स से। और हम इसकी डेफिनेशन ये भी बना सकते हैं, जहां पर हम स्टडी करते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की, उसे भी सिंप्लीफाई हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसकी काफी ज्यादा डेफिनेशन है। द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जब हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की एंड इट्स डेरिवेटिव्स की, ऐसे स्काला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन। आप लोग इससे भी कह सकते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन है, आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, जिसमें हम उसकी क्या पढ़ते हैं? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। कई तरीके से इसकी डेफिनेशन बन सकती है। तो चले हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि व्हाट अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने अभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की काफी ज्यादा चीजें बताई हैं। आई होप आपको क्लियर हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जहां पर आप स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जहां पर आप स्टडी करते हैं, तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हमें ऑब्टेन कहां से होते हैं? तो हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट से भी और एनिमल से भी। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑब्टेन होते हैं। मैम ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे ऑब्टेन होते हैं? एक तो मेरे बच्चे प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, दूसरा मेरे बच्चे एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। ये दो सोर्सेज होती हैं जिससे आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं? ऑब्टेन होते हैं। क्लियर है? मैम वो कौन सी दो सोर्सेज है? यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें पता है कि प्लांट और एनिमल से क्या हो रहा है? ऑब्टेन हो रहे हैं, लेकिन प्लांट से कैसे और एनिमल से कैसे, ये जरा थोड़ा आप बताएं हमें। आपको बता देती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट से कैसे? प्लांट से हमारे पास ग्लूकोस। अब ग्लूकोस कैसे होता है? अगर मैं बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट की तरफ जाऊं तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, तो उनके फायदे की नहीं है बायोलॉजी। हम मोटा मोटा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ग्लूकोस कहाँ से हमें मिलता है? प्लांट से। जब प्लांट्स कौन सा अमल करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोस मिलता है। तो ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद एनिमल से क्या क्या ऑब्टेन होता है? यूरिया। क्या होता है? यूरिया ऑब्टेन होता है। आई होप आपको मोटे मोटे कॉन्सेप्ट क्या हो? क्लियर हो। इसे आपने क्या रखना है? क्लियर ही रखना है। क्लियर है? अब आपकी बुक के अंदर एक और डेफिनेशन भी लिखी हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आप लोग इसे भी, क्योंकि हर तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रखिएगा, इट डील्स, जहां पर हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की, उसे भी सिंपल हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सही। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम हर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जहां पर हम स्टडी करते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और जहां पर हम स्टडी करते हैं, इट डील्स स्टडी, हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स की क्या? डेरिवेटिव्स की। किसकी? डेरिवेटिव्स की जब हम स्टडी करते हैं, उसे भी सिंप्लीफाई हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेरे कमेंट्स के नीचे लिख रहे थे
कि एमडी गेट आ गया है, लेकिन किसी ने भी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही तरीके से नहीं पढ़ाई, तो ये उनके लिए ही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर एक चीज सेकंड ईयर के हिसाब से भी क्लियर हो जाए और एमडी गेट के लेवल पर भी क्लियर हो जाए। इस वजह से मेरा मेन पर्पस है उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तगड़े तरीके से समझाना। क्लियर है मेरा बच्चा? तो यहाँ पर गौर से आपने देखना है। अब हाइड्रोकार्बन क्या? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इसका ये कॉम्बिनेशन है। सो सिंपलीफाई आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आप इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। कैसे मैम? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, उसकी भी हम स्टडी इसी में तो करते हैं। रगड़ा हो गया कॉन्सेप्ट। तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही है। कोई मोटा मोटा कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं, सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको क्या करनी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी। अब देखो भाई स्टूडेंट्स, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, कंपाउंड एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट करता है कुछ चीजों को। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एस्केप्ट करता है कुछ चीजों को, यानी जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिल रहा है। तो कार्बन कंटेनिंग, जो कि कार्बन कंटेनिंग, सॉरी यहाँ पर आएंगे कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं है, जो कि इनऑर्गेनिक है, वो कौन कौन से? सो यहाँ पर आप लोग देखिए, क्लियर नजर आ रहा है? हाँ जी भाई क्लियर, बहुत मैम क्लियर नजर आ रहा है, आधा नजर नहीं आ रहा हम लोगों को, तो वो आप हमें बता दें। तो चले वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो आई होप अभी आपको क्लियर नजर आ रहा हो। हाँ जी भाई क्लियर नजर आ रहा है? नहीं, मेरा मेन पर्पस है कि स्टूडेंट्स को क्लियर नजर आए जी, सारा नजर आए। हाँ जी क्लियर नजर आ रहा है ना? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी क्लियर है। सो यहाँ पर देखें, एक्सेप्ट करना कुछ कंपाउंड को। मैम कौन से कंपाउंड? फर्स्ट वन कार्बन मोनोऑक्साइड, फर्स्ट वन कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसको सिंपल आप कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये भी इनऑर्गेनिक है। और अगर सेकेंड नंबर पे हम देखा जाए, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट भी CO3-2, ये क्या है? कार्बोनेट है। ये भी याद रखिएगा, ये भी एक तरह का क्या है? इनऑर्गेनिक है। थर्ड नंबर पे हम बात करें बाइकार्बोनेट की, HO3CO3-1, ये क्या है? बाइकार्बोनेट है। सही क्लियर है? ऐसे कि हमारे पास आ जाता है जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे सिंपल आप लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ये भी नाम नोट कीजिएगा। इसे आप सिंप्लीफाई बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी आप लोग कहते हैं। समझे? गौर से समझे, गौर से समझे कि भाई सारे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन कुछ ऐसे जो इनऑर्गेनिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है? बाइकार्बोनेट, सॉरी कार्बोनेट, ये आप लोगों के पास क्या है? बाइकार्बोनेट, जो कि आप लोगों के पास आ गया, इसको आप सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब जो कार्बोनेट है, इसके अंदर आप एग्जाम्पल ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, और कैल्शियम कार्बोनेट को दो नाम होते हैं, इसे आप लाइमस्टोन भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसे आप सिंप्लीफाई मार्बल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार्बल। अब बच्चा ये ना प्लांट से मिल रही है ना एनिमल से मिल रही है, सो सिंपल, ये आई कहां से होगी? सवाल तो आपका ये बनता, जी हाँ बताती हूँ ना मैं आपको, ये आई है माउंटेन से बनती है, इसे माउंटेन से। क्लियर हो गया? हर सवाल का मेरे पास जवाब है, बस सवाल करें आप, सवाल करें आप लोग, सो सिंपल। और उसके बाद हमारे पास है ये 2, 3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है? ये भी आप लोगों के पास नहीं है, ये एक्सेप्ट है, ये भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है। उसके बाद हमारे पास 5 नंबर पे आता है कार्बाइड। क्या आता है? कार्बाइड। अब ये जो कार्बाइड है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन प्लस मेटल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन प्लस मेटल, ऐसे कि Al4C3 हो गया, Al4C3 हो गया। सो ये भी आप लोगों के पास क्या है? ये भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है।
सही है, ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आते हैं एम्प्टी गेट के अंदर। अब देखें, जो आप लोगों के पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है। उसके बाद कार्बोनेट है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसे आप लाइमस्टोन और मार्बल भी कहते हैं, और ये कहाँ से मिलता है? माउंटेन से मिलता है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या हो गया? बाइकार्बोनेट हो गया, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, जिसको आप सिंपल बेकिंग सोडा भी कहते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी आप लोगों के पास क्या है? ये भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है। कार्बाइड, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन प्लस मेटल, जैसे कि एल्युमिनियम कार्बाइड हो गया। क्लियर है? ये देखिए, ये कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी, जो कि 1828 में दी गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे वोलर्स एक्सपेरिमेंट, कि वोलर्स ने आके कैसे सही किया। सो इतना आप नोट करें। सो हम सिंपल क्या करेंगे, आगे चलेंगे। आई होप आपने मेरे बच्चे नोट कर लिया। और देखें, ये हर एक चीज ना बहुत ज्यादा काम की है, ये आगे जाके आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। सही? सो मिटा दूं? ये है मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। अभी भी मैं आपको कह रही हूँ कि ये क्या है? मोटा मोटा कॉन्सेप्ट, ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे वीएफटी। वीएफटी, वीएफटी समझ गए होंगे? वीएफटी समझ गए होंगे? क्लियर है ना? अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूँ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, तभी आपको समझ आएगी। क्लियर है? सो वैलेंस फोर्स थ्योरी, अब ये क्यों गलत हुई? आखिर इसमें क्या मिस्टेक थी और ये क्या कहती है? तो देखिएगा यहाँ पर गौर से बैलेंस फोर्स थ्योरी को, कि ये सबसे पहले दी गई 1828 में। कब दी गई? 1828 में। और ये थ्योरी कहती क्या है? ये थ्योरी कहती क्या है? ये थ्योरी ये कहती है, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, के सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है जिसके पास ये खासियत है, जिसके पास ये खासियत है कि वो प्रोड्यूस कर सके। किसको प्रोड्यूस कर सके? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके पास ही एबिलिटी होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन ऑर्गेनिक के पास ये बोलते हैं एबिलिटी नहीं होती, लेकिन आगे जाके ये गलत होती है। इसे वॉलर्स एक्सपेरिमेंट गलत करेगा। इसने कहा ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म ability to produce organic compound, organic compound। क्या बोल रही हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें समझ आ रहा है? कि ओनली जो जानदार हैं उनके पास ही एबिलिटी है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर सके। सिंपल वर्ड में मैंने तुम्हें यहाँ पर लिख के दे दिया। ये थ्योरी कब पेश की गई? तो सिंपल 1821 में। और सेंचुरी कौन सी थी? 18 सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी थी? 18 सेंचुरी। क्लियर हो गया कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, इसके पास एबिलिटी है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कर सके? प्रोड्यूस कर सके, और किसी के पास नहीं है। उसके बाद हमारे पास आया हमारा प्यारा एक्सपेरिमेंट, इसका नाम है वोलर एक्सपेरिमेंट। दिस इज माय फेवरेट, वोलर एक्सपेरिमेंट। ध्यान से आपने समझना है। ये कब आया? 1888 में। अब मैम ये क्या बोलता है, जरा आप ये भी बता दें। बच्चों, वोलर एक जर्मन केमिस्ट था, जर्मन में रहने वाला एक केमिस्ट था। देखिए वोलर क्या हुआ, वोलर ना कुछ और कंपाउंड की ना फॉर्मेशन कर रहा था, तो सडनली उसने उससे ये हो गया कि उसे एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड ना उसमें केमिकल में डल गया। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या था? ये अक्सर स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता। तो वो था अमोनियम साइनाइड। उसको पता नहीं था कि मैं डालूंगा तो यूरिया की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि अमोनियम साइनाइड तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। उसे सडनली से अचानक से वो डाल कुछ और रहा था, लेकिन उसने डाल क्या दिया? अमोनियम साइनाइड डाल दिया। तो अमोनियम साइनाइड क्या हो गया? उस केमिकल के अंदर जाके बॉयल हो गया, और जब उस वो केमिकल के अंदर जाकर स्टूडेंट्स बॉयल हो गया, तो वहां पर यूरिया की फॉर्मेशन होगी। तो उसने दोबारा से
मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया कि शायद मुझसे गलती हो गई है। उसने 4-5 बार एक्सपेरिमेंट किया और दोबारा से जो यूरिया ही मिला। सो उसने कहा, उसने क्या किया फिर वैलेंस फोर्स थ्योरी को उसने क्या कर दिया, सिंपल रिजेक्ट कर दिया कि भाई इसने तो बोला था सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ये क्या कर सकते, एबिलिटी है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमने इनऑर्गेनिक को बॉयल किया, हमें ऑर्गेनिक मिल गया। सो इसने क्या किया, इट इज अ जर्मन केमिस्ट, इट इज अ जर्मन केमिस्ट, ध्यान से, जर्मन केमिस्ट, ये जर्मन में रहने वाला है, क्या है, केमिस्ट, केमिस्ट। इसने क्या किया, इट रिजेक्ट वैलेंस फोर्स थ्योरी, इसने वैलेंस फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सो इस वजह से हम इसे कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम इसे क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बाब है उसको सिंप्लीफाई कौन है, वो है हमारे पास वोलर साहिब है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर, क्योंकि इसने क्या किया था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया था उसने, ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अब्बू कहते हैं किसको, हम वॉलर को, क्योंकि उसने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया था, डिस्कवर किया था। क्लियर है। उसने क्या किया था, इट बॉयल्स, उसने क्या किया, बॉयल्स किया। मैम किसको बॉयल किया, अब ये चीज हमें बताएं। उसे बॉयल किया अमोनियम साइनाइड को उसने बॉयल किया, किसमें, उसने बॉयल किया, और बॉयल किया तो वहां से प्रोड्यूस हुआ अमोनिया, क्या प्रोड्यूस हुआ वहां पर, अमोनिया क्या हो गया वहां पर प्रोड्यूस हो गया। क्या हुआ, देखें NH4CNO, ये एक तरह का क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान से समझिएगा। ये एक तरह का क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक तरह का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया, बॉयल किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इसने क्या किया, बॉयल किया। सो बॉयल करने से यहाँ पर क्या मिला, NH2 C डबल बॉन्ड O एंड NH2, इसे यहाँ पर क्या NH2 क्लियर है। सो इसे क्या मिला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है यूरिया। लेकिन वैलेंस फोर्स थ्योरी ने तो हमें 1820 यानी काफी अरसे के बाद आया है ये वॉलर्स एक्सपेरिमेंट। सो इसने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड से इसने क्या किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जनरेट करवा लिया बॉयल कर। इस वजह से ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किया था। इस वजह से हम इसे कहते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि सबसे पहले एक बीज जमीन में लगाने वाला साइंटिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीज जमीन में लगाने वाला साइंटिस्ट हमारे पास है वॉलर। इट इज द फादर ऑफ द केमिस्ट्री बिकॉज इट इज अमोनियम साइनाइड बॉयल्स किया एंड दैट प्रोड्यूस, वहां पर प्रोड्यूस हुआ अमोनिया, दैट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ammonium cyanide, that is boils and that produce urea, that is called an organic compound. So that is called a father of the chemistry because it is producer urea. This is organic compound. इस वजह से तो हम इसे कहते हैं कि भाई ये बाब ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का बाब है। कौन बाब है, हमारा वॉलर साहब। सो यहाँ पर आप लोग देख लें। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास सोर्सेस क्या हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो जरा हम इसको देखेंगे। सो फर्स्ट जो हमारे पास सोर्सेस आती है, सो सिंपल आप लोग उसे कहते हैं फर्स्ट सोर्स, दिस इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। सेकंड जो आती है वो होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। थर्ड कंप्लीटली एंड पार्शियली सिंथेसिस,
फोर्थ हमारे पास सोर्सेज होती है जिसको आप कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आप केमिस्ट्री के अंदर, आप बायोलॉजी के अंदर एक अलग से चैप्टर पढ़ते हैं जब आप एमडी गेट की तैयारी करते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास सोर्सेज, अब फर्स्ट सोर्सेज हमारे पास होती है फॉसिल फ्यूल, इसकी भी हम क्लियरली डिटेल पढ़ेंगे, फॉसिल फ्यूल। और सेकंड आप लोगों के पास जो सोर्स आती है वो आती है प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल। और थर्ड जो आप लोगों के पास सोर्स आती है वो पार्शली 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 एंड कंप्लीटली साइंथिसिस, कंप्लीटली साइंथिसिस, ये सोर्स आती है साइंथिसिस, क्लियर है। और फोर्थ नंबर पे जो आप लोगों के पास आती है वो आती है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये फोर सोर्सेज होती हैं हमारे पास किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, क्लियर। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में हमारे पास तीन हमें सोर्सेज मिलती हैं, एक हमारे पास मिलता है कोयला, एक हमारे पास मिलता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, और थर्ड आप लोगों के पास मिलता है नेचुरल गैस। क्या मिलती है मेरे बच्चे, नेचुरल गैस। तो ये तीन सोर्सेज मिलती हैं फॉसिल फ्यूल से, ये चारों आपकी सोर्सेज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, इसी में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो सारा प्रोसेस आज आपको मैम टीच हुआ तो क्लियर करा देगी, इसके बाद टेंशन नहीं होने वाली तुम्हें। सो फॉसिल फ्यूल में हमारे पास जो सोर्स है उसमें कोल, पेट्रोलियम जो कि हमारे काम का होता है। अब अगर मैं फॉसिल फ्यूल की बात करूं तो मैं फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, वो जानदार जो मर जाते हैं काफी, ये नहीं कि 100 साल हो गए, आप क्या किया, आप कब्रिस्तान के अंदर जो आपके मर गए हैं, आप वो अजदाद उनको 100 साल हो गए तो आप जाकर देखें वहां से पेट्रोलियम आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब कि पेट्रोल आ जाएगा, इसे आप अमेरिका में गैसोलीन के नाम से बुलाते हैं। मतलब कि 100 साल हो गए वो फॉसिल में कन्वर्ट नहीं, उनको सदियां लग जाती हैं। आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले आने वाले जो जानदार थे वो पानी में रहते थे, इक्वाटिक थे, इक्वाटिक थे, पानी में रहते थे। जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन थी पूरी दुनिया के अंदर, बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन तो 1% थी तब, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लिया, पूरी अपने अंदर समा ली। तो समाने के बाद उन्होंने ऑक्सीजन को बाहर निकाला। इस वजह से इन्वायरमेंट में अंदर आज 21% आप लोगों के पास क्या है, आपको ऑक्सीजन मिलती है। उसके बाद बीबी हवा को एंड हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में उतारा गया। ऐसे नहीं उतारा गया कि ऑक्सीजन थी नहीं उन्हें उतार दिया, ऐसा नहीं। पहले अल्लाह ताला ने मछलियों को पैदा किया, इक्वाटिक को पैदा किया, उसके बाद इंसानों को पैदा किया ताकि वो सही तरीके से क्या कर सके, दुनिया में जिंदा रह सके, दुनिया में अराइव कर सके। सो इस वजह से जब वो जानदार मरते गए, वो जानदार मरे, इक्वाटिक मर गए, मरने के बाद इंसान आ गए। अब उनका जो मतलब कि सदियां गुजर गई तो उनके फॉसिल फ्यूल से इंसानों ने कोल बनाना शुरू कर दिया, पेट्रोल बनना शुरू हो गया। ये कोई मतलब कि हमेशा रहने वाला नहीं, गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं। अब लियोनार्डो की गाड़ियां हैं वो बैटरी पर चलती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले कुछ सालों में ये सब खत्म हो जाएगा, ये तेल भी खत्म हो जाएगा, पेट्रोल डीजल सब खत्म हो जाएगा, तो बैटरीज पर गाड़ियां चलेंगी। आखिर इतना ज्यादा चेंज हो गया है क्योंकि उन्हें पता है कि वक्त ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। फॉसिल फ्यूल जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, ये दोबारा रेन्यू नहीं हो सकती, दोबारा नहीं बन सकती कि एक बार जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर आप फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ते हैं यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चाहिए फिर से दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टर में चाहिए हो सकती है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर चेंज नहीं होती। सो ऐसे ये दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार जो मर गए हैं, मर गए, काफी सदियों के बाद उनमें से पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कोल सब कुछ निकलेगा, लेकिन 100-200 सालों में कुछ नहीं होने वाला। सो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है। आज का जमाना पिछले जमाने से बहुत आगे निकल चुका है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग। अब देखे मर्सिडीज होगी, बीएमडब्ल्यू हो गई, पता नहीं कौन कौन सी कार आजकल आ गई है जिनके अंदर क्या लगी हुई है, बैटरी वाला सिस्टम है। सो एक तो फॉसिल फ्यूल वो होते हैं जो कि आप देखते हैं गाय हो गई, बकरियां हो गई,
जो कि जमीन की सरफेस के ऊपर होती है, उनके ऊपर मिट्टी नहीं डाली जाती, तो हम उसे फॉसिल फ्यूल में काउंट नहीं कर सकते। जिसके अंदर मिट्टी सेडिमेंटेशन हो जाए, जिसके ऊपर जो जानदार मर जाए, डेड हो जाए, उनके अंदर हम मिट्टी डाल दें, तो वो आगे जाके फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट, यानी कि जो वैसे ही उधर जमीन के ऊपर है, उसे क्या कर दिए, कुछ कीड़े मकोड़े खा गए, वो कभी भी नहीं कर, क्योंकि वो तो खा गए। अब जो ढांचा होगा जो कि मिट्टी के अंदर नीचे दबा होगा, उसमें से ये सारा काम होगा। सो ये सारी चीजों को आपने क्या करना है, याद रखना है। यही क्या है आप लोगों के पास है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसका, फॉसिल फ्यूल का। क्लियर है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमारे पास कोल क्या होता है, यानी कि जो कोयला होता है वो क्या होता है, तो सिंपल आपने समझना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कोल की हिस्ट्री। किसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, कोल की, यानी कोयले की। अब इंग्लिश की जो डिक्शनरी है उसके अंदर काफी वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं, लेकिन उर्दू की हिस्ट्री में कम से कम वर्ड है जो कि शादियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो जमीन के जो अंदर से कोयला निकलता है उसको आप सिंप्लीफाई कहते हैं कोल, और जो लकड़ी से बनता है उसको सिंपल आप कहते हैं, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो लकड़ी से निकलता है उस कोयले को आप लोग क्या बोलते हैं। सही, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। और जो जमीन से निकलता है कोयला, आसानी के लिए मैं लिख देती हूँ, जो कि जमीन से निकलता है, जमीन से जो कोयला निकलता है उसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं, कोल कहते हैं। क्लियर हो गया। अभी और लग रहा है बड़े बच्चे, ये और लग रहा है। सो कोल। अब जो आप लोगों के पास सिंपल, अगर मैं कोयले की बात करूं कि ये अक्सर आप लोगों के पास क्या होता है, तो सिंपल आप बताएंगे कि ये जो कोयला है ये मिलता है, एक प्लांट ड्राइव्ड एक तरह का क्या होता है आप लोगों के पास, कंपाउंड होता है। कंपाउंड होता है, क्या होता है, कोयला, कोयला होता है, जो कि फॉर्म होता है डीकम्पोजिशन ऑफ इक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, यानी इक्वाटिक जो के मर गए हैं, जो के मर गए। इक्वाटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पिछले जो मर गए हैं, जो पहले जो जमाने में थे, सो उसके मरने से जो वो डीकम्पोज हो गए हैं जमीन के अंदर, तो डीकम्पोज होने से हमें क्या मिलता है, एक प्लांट ड्राइव मिलता है, जिसके आप सिंप्लीफाई कहते हैं कोल, इसके आप उर्दू में कोयला कहते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं, कोयला कहते हैं। अब आपने पुराने जमाने में देखा था ये टॉम एंड जेरी कार्टून में कि एक रेल को चलाना होता था, तो वो उसके अंदर कोयले डालते थे, फिर एक रेल का इस तरीके से पैडल को हिलाते थे। मेरे बहुत फेवरेट कार्टून थे। इस तरीके से क्या करते थे, हिलाते थे, यानी कि कोयला उसके अंदर डालते थे, तो वो जो हमारे पास रेलवे है वो चलता रहता था। तो पहले जमाने में ऐसे ही होता था। अब ये जो जमीन के अंदर से कोयला निकलता है, ये 4 से 5 घंटे उस ट्रेन को चलाता था, लेकिन अगर हम बात करें लकड़ी से कोयले की, तो वो तो सिर्फ 5-6 मिनट उसको चलाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव जो होता है वो ये कोयला होता है। इसको आप सिंप्लीफाई, जो कि इंसान जब डिकम्पोज हो जाते हैं तब ये हमारे पास क्या मिलता है, ये वाला कोयला मिलता है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। अब कोयला ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बन जाए, इसके भी 4 स्टेजेस होते हैं, जो कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। समझे आप लोग, समझे, 4 स्टेजेस होते हैं इसके। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, इट इज सॉलिड, ये एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और ये क्या होता है, फ्लेमेबल होता है। फ्लेमेबल, फ्लेमेबल का मतलब है कि हम इसे जला सकते हैं, हम इसे सिंपल क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। इस वजह से तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, फ्लेमेबल बोल रहे हैं कि इसे क्या कर सकते हैं, फ्लेम कर सकते हैं। ये हमें ड्राइव होता है, ये हमें ऑब्टेन होता है 4 स्टेजेस में, ये ऑब्टेन होता है 4 स्टेजेस में। वो कौन सी 4 स्टेजेस है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। पहले आप ये देख लें, नीचे जगह है तो जी जगह है नीचे, हो जाएगा काम हमारा। ये ऑब्टेन होता है हमें 4 स्टेजेस से। पहली स्टेज याद रखिएगा, पहली स्टेज होती है पीट। पहले जो कोयले की स्ट्रक्चर जो फर्स्ट बनती है, फर्स्ट स्टेज, वो क्या होती है, पीट होती है। पीट के बाद वो कन्वर्ट होता है लेग्नाइट में। किसमें कन्वर्ट होता है, लेग्नाइट में।
और लिग्नाइट के बाद जो कोयला कन्वर्ट होता है वो ब्यूटीमस में होता है, ब्यूटीमस, ब्यूटीमस। उसके बाद नेक्स्ट जो कोयला कन्वर्ट होता है, देखिए ब्यूटीमस ही है स्टेज, ब्यूटीमिनस। और नेक्स्ट जो स्टेज है उसे सिंप्लीफाई आप लोग कहते हैं अर्थरासाइट, सो ये 4 स्टेजेस होती हैं। पहले कोयला कन्वर्ट होता है, पहली स्टेज पीट, उसके बाद कोयला कन्वर्ट होता है लिग्नाइट में, उसके बाद कोयला कन्वर्ट होता है ब्यूटीनियस में, उसके बाद कन्वर्ट होता है अर्थरासाइट में। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं कोयले को कन्वर्ट होने की। जब पीट से लिग्नाइट में कन्वर्ट होता है उस वक्त बहुत हाई टेम्परेचर होता है और उस वक्त बहुत हाई प्रेशर होता है, उसका जो कलर होता है वो भी दिमाग में रखिएगा, एमसीक्यूज में आता है, लाइट ब्राउन होता है। क्या होता है? लाइट ब्राउन होता है। उसमें लेस कंसंट्रेशन होती है कार्बन की कंसंट्रेशन पीट के स्टेज में क्या होती है? कम होती है। जैसे ही पीट कन्वर्ट होता है लिग्नाइट में, तब भी हमारे पास हाई टेम्परेचर होता है और हमारे पास क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। ये दोनों चीजें हमारे पास क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। उसके बाद जैसे ही अब जो लिग्नाइट में कन्वर्ट हुआ तब इसका कलर होगा डार्क ब्राउन। कलर आप लोगों के पास क्या होगा? डार्क ब्राउन। सारी चीजों को नोट कीजिएगा, कौन सा कलर होता है? डार्क ब्राउन। क्लियर है मेरे बच्चे? अब डार्क ब्राउन होता है और ये सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट होता है। क्लियर है? अब ये कन्वर्ट होगा ब्यूटीमिनियस में, तब भी इसका क्या होगा? हाई टेम्परेचर और हाई क्या होगा? प्रेशर। क्लियर है? क्लियर है? स्टेज देख लू, हाँ, ब्यूटीमिनियस, ब्यूटीमिनियस, सही है। उसके बाद जब अर्थरासाइट में ये भी क्या होगा? हमारे पास सॉफ्ट होगा और इसका जो आप लोगों के पास कलर होगा वो होगा ब्लैक। कलर क्या होगा? ब्लैक में कन्वर्ट होना यहाँ से शुरू हो गया। अब लास्ट स्टेज जो होती है कोल की फॉर्मेशन की, उसे सिंप्लीफाई आप कहते हैं अर्थरासाइट। अब अर्थरासाइट में भी हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है, और इसका कलर होता है डार्क ब्लैक। इसका कलर क्या होता है? डार्क ब्लैक। इसमें मोर कार्बन कंटेनिंग, ये मोर कार्बन क्या होता है? कंटेनिंग होता है। यही कॉन्सेप्ट है। कोयला पहले कन्वर्ट हुआ पीट में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, फर्स्ट स्टेज ऑफ द कोल फॉर्मेशन, कलर इज लाइट ब्राउन and less concentration of carbon, and that convert in second stage, that is called lignite. लिग्नाइट में भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है, कलर डार्क ब्राउन है और ये सॉफ्ट है। अगर बात करें ब्यूट्यूमिनस में, तो वो जो थर्ड स्टेज है कोल फॉर्मेशन की, इसका कलर होता है वो ब्लैक और वो सॉफ्ट होता है। उसके बाद जब वो अर्थरासाइट लास्ट स्टेज कोल में कन्वर्ट होता है तो वहां पर भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, कलर होता है डार्क ब्लैक और मोर कार्बन कंटेनिंग होता है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये है आप लोगों के पास कोल की फॉर्मेशन का तरीका। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। क्लियर है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल समझेंगे तभी समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। सही है? क्लियर है? ये हम इसकी हेडिंग डालने सही तरीके से कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, जब पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम करने वाले हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब ये मैम क्या होता है बच्चों? इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम हीट करते हैं। किसको हीट करते हैं? कोल को हीट करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द एयर, इन द एब्सेंस ऑफ द एयर, हवा की नामौजूदगी में
जब हम कोयले को क्या करते हैं, हीट करते हैं, क्या करते हैं हमारे बच्चे, हीट करते हैं इन द क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर, तो वहां पर 3 प्रोडक्ट क्या होते हैं, वहां पर फॉर्म होते हैं। कितने प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, 3 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। जब आप प्रोडक्ट को क्या करते हैं, आप कोल को हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में इन अ क्लोज कंटेनर, एक बंद कंटेनर में, तो वहां पर 3 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट आप लोगों के पास होता है कॉक, क्या होता है, कॉक। और दूसरा होता है, इसको आप कहते हैं कोल टार, कोल टार कहते हैं। तीसरा जो आप लोगों के पास होता है उसे आप कहते हैं कोल गैस, क्या बोलते हैं, कोल गैस। There are 3 product formed in the destructive distillation of the coal. सही। अगर मैं कोल की बात करूं तो ये क्या होता है, सॉलिड होता है। कोक, कोक क्या होता है, सॉलिड होता है। और सॉलिड होने के साथ साथ जो हमारा कोल होता है इसको हम यूज करते हैं। इट इज यूज्ड, ये यूज्ड हम करते हैं फ्यूल में। फ्यूल का मतलब है जो कि तेल वगैरह, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं एज वर्क, और ये काम करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। सही, ये खुद को रिड्यूस करता है। आप लोगों को अब रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में तो पता ही होगा, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर कैसे, ऐसे के Fe2O3 दैट रिएक्शन ऑन द कार्बन, सही है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की। अब जब ये कन्वर्ट होगा, अब ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा आयरन में, तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। आप लोगों ने देखना है, गौर से देखना है, ये यहाँ पर आयरन और प्लस में आप लोगों को क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है इस कंपाउंड को, क्योंकि ये एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। प्लस ऑक्सीडेशन, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये +0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर आ गया, तो ये आप लोगों के पास एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी वर्क करता है। मैम ये फॉर्म कैसे होता है, सो ये फॉर्म होता है डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ये क्या होता है, ये फॉर्म होता है। क्लियर हो गया। सो ये चीज आपने याद रखनी है। दिस इज काला कोक। उसके बाद हमारे पास होता है कोल टार। कोल टार एग्जिस्ट करता है लिक्विड फेज में। कौन सी फेज में, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है। बच्चों याद रखना है, इट इज अ मिक्सचर, ये एक तरह का मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है मैम, ये भी जरा हमें बता दें। सो याद रखिएगा, ये मिक्सचर होता है 200 एरोमेटिक, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होता है, ये मिक्सचर होता है 200 एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा कि मैंने आपको बेंजीन, जैसे कि हो गया बेंजीन, दैट फॉर्मूला वो भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद ये मिक्सचर होता है 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्लियर हो गया। सो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। और ये फॉर्म होता है, और ये फॉर्म होता है, किससे फॉर्म होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये क्या होता है मेरे बच्चे, ये फॉर्म होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है, सही हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है कोल गैस। क्या आती है, 3rd नंबर पे आती है कोल गैस। अब ये जो कोल गैस होती है, अगर स्टूडेंट्स में इसकी बात करूं, सो ये एक तरह की फ्लेमेबल फ्यूल होती है। फ्लेमेबल फ्यूल में आप लोग इसे यूज करते हैं। जैसा कि आपके घर में क्या होता है, गैस होता है, फ्लेमेबल फ्यूल में आप इसे इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद इट इज, ये एक तरह की बच्चों, इट इज अ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन होती है, किसकी कॉम्बिनेशन होती है? मीथेन की, CH4, मीथेन की, एंड ये कॉम्बिनेशन होती है वाटर गैस की। वाटर गैस में क्या क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में H2 गैस, इट अ कॉम्बिनेशन दैट। बच्चों ये फ्लेमेबल फ्यूल के तौर पर भी हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं। आप ये कॉम्बिनेशन होती है, किसकी कॉम्बिनेशन होती है? ये एक मीथेन की कॉम्बिनेशन होती है, दूसरा ये कॉम्बिनेशन होती है किसकी? वाटर गैस की कॉम्बिनेशन होती है। क्लियर है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया? सो इसे आप देख लें। फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हमने पढ़ा, ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें जो हीट कोल था, हीट कोल को हम क्या कर रहे थे? हीट कर रहे थे कोल को। सो वहां पर इन द एब्सेंस ऑफ द एयर, यानी कि ना मौजूदगी थी हवा की, तो वहां पर हमारे पास सीन प्रोडक्ट कोल के फॉर्म हो गए, एक कोक, एक कोल टार और दूसरा तीसरा कोल गैस। जो कोक होता है वो सॉलिड होता है, ये फ्लेमेबल भी होता है और इसे आप यूज करते हैं किसमें? फ्यूल्स में इस्तेमाल करते हैं, और ये वर्क करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और ये याद रखिएगा, जैसे Fe2+3O3 प्लस, ये जब रिएक्शन करते हैं कार्बन के, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन थी +3, अब ये क्या होगी? रिड्यूस होकर कितनी होगी? 0। तो इट दैट इज द वर्क ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद ये फॉर्म होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। नेक्स्ट आप लोगों के पास है कोल टार। कोल टार क्या होता है? लिक्विड होता है, ये मिक्सचर होता है, इसका मिक्सचर होता है 200 एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जैसे कि आप लोगों के पास हो गया बेंजीन, और ये फॉर्म होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। उसके बाद एक आप लोगों के पास होती है कोल गैस। कोल गैस एक तरह की फ्लेमेबल, एक तरह का फ्यूल होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है मीथेन की और वाटर गैस, जैसे कि आप लोग पास कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। अब ये प्रोसेस कैसे हुआ? ये एक था क्लोज कंटेनर, देखिए सही है ना? क्लियर नजर आएगा ना? हाँ जी, ये एक तरह का क्या था, मैं सीधा बना लेती हूँ यहाँ पर ही समझा देती हूँ। ये एक तरह का क्या था? क्लोज कंटेनर था, और इस क्लोज कंटेनर में एक बोल लगा हुआ था, सही, एक तरह का क्या था? बाउल लगा हुआ था। यहाँ पर क्या है? एक तरह का बाउल, और उस बाउल में क्या थे? उस बाउल में थी आप लोगों के पास कोयला, कोयला था। अब हमने क्या किया? इस क्लोज कंटेनर को यहाँ से हीट देना शुरू की। क्या देना शुरू की? यहाँ से हमने हीट देना इसको क्या की? शुरू की। इन द एब्सेंस ऑफ द एयर, हवा की नामौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ द एयर, एक क्लोज कंटेनर था, हमने क्या की? उसको हीट दी। उसके बाउल में क्या पड़े थे? कोल पड़े हुए थे। अगर हमने कोल को हीट किया, तो कोल को हीट करने से इस कोल का जो लिक्विड वाला पार्ट है, ये इस कंटेनर के इस तरह नीचे आ जाएगा, इस तरह क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और उसके बाद जो गैस वाला पार्ट है, वो इस तरीके से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। गैसेस क्या हो जाएंगी? यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। क्लियर है? अब गैसेस तो यहाँ से बाहर निकल गई, बाकी जो सॉलिड वाला पार्ट है वो इसी बाउल के अंदर रहेगा। क्लियर हो गया? सो यहाँ से आप लोगों के पास जो लिक्विड वाला पार्ट है, जो लिक्विड वाला पार्ट है, इसे सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं? कोल टार। और जो क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोल टार कहते हैं। क्लियर है? जो लिक्विड वाला पार्ट है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो कि गैस वाला पार्ट है, इसको सिंप्लीफाई आप कहते हैं कोल गैस, दिस इज कॉल्ड अ कोल गैस। उसके बाद ये जो सॉलिड वाला पार्ट है, इसे सिंप्लीफाई आप लोग क्या बोलते हैं? कोक। तो 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं जब हम कोल की क्या करते हैं? कोल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर। क्लियर है? और टेम्परेचर 400 से 900 हम रखते हैं, 900 सेंटीग्रेड के दरमियान में। क्लियर है? सो ये इसको आप देख लीजिएगा। सो हम अब आगे चलते हैं। देख लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। सो चले अब हम आगे चलेंगे। सो बच्चों यहाँ तक हमने कोल को क्या कर दिया है? क्लियर कर दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमारे पास पेट्रोलियम क्या होता है
और रिफॉर्मिंग हम कैसे करते हैं पेट्रोलियम की। हम पढ़ेंगे कि हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पेट्रोलियम के बारे में। यहाँ पर ध्यान से आप लोगों ने देखना है, पेट्रोलियम। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास पेट्रोलियम अक्सर होता क्या है? आपको ये पता होना चाहिए। सिंपल, पेट्रो का मतलब होता है रोक। पेट्रो का मतलब क्या होता है? रोक। सही, अगर मैं वर्ड की मीनिंग बताना चाहूँ। और लियम का मतलब होता है, लियम का मतलब होता है ऑयल, यानी कि रोक से मिलने वाला जो ऑयल होता है उसे सिंप्लीफाई, आप लोग पत्थरों से मिलने वाला जो एक तेल होता है उसे सिंप्लीफाई आप कहते हैं पेट्रोलियम। अब ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जो है इसे सिंप्लीफाई आप लोग रोक ऑयल भी कहते हैं, और उसे क्या आप लोग कहते हैं? क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्रूड ऑयल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अनरिफाइंड फॉर्म होती है, सही तरीके से साफ नहीं होता। अगर इसको आप ऐसे ही गाड़ियों के इंजन के अंदर डाल देंगे तो आपकी गाड़ियां खराब हो जाएंगी। इसके बाद हम सिंपल अगर बात करें, ये जो पेट्रोलियम है इसकी रिफाइनिंग के बाद ही आपको पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, उसके बाद आपको पैराफिन वैक्स मिलेगा, उसके बाद नेफ्थलीन मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी। अब ये क्या है? अब ये अनडिफाइंड फॉर्म है, इससे आप कुछ भी ऐसे ही गाड़ियों के अंदर डाल देंगे उनके इंजन के अंदर, तो इंजन गाड़ियों के खराब हो जाएंगे। सही है। ये इसे सिंपलीफाई, इट इज आल्सो कॉल्ड, मैम क्या बोलेंगे? इट इज आल्सो कॉल्ड, इसे हम बोलेंगे क्रूड ऑयल भी। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? इसे हम बोलेंगे क्रूड ऑयल भी, एंड मेरे बच्चे इसे सिंपल आप बोलेंगे रोक ऑयल भी। रोक ऑयल भी, क्योंकि ये अनडिफाइंड फॉर्म है। अभी ये क्या है? अभी ये साफ नहीं है पेट्रोलियम, ये अनडिफाइंड फॉर्म है। हमें इसे क्या करना पड़ेगा? रिफाइन करना पड़ेगा। अभी इसे क्या करना पड़ेगा? हमें साफ करना पड़ेगा, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। सही, पेट्रोलियम इट इज आल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल, या फिर हम क्या बोलेंगे? रोक ऑयल बोलेंगे, क्योंकि ये अभी तक क्या है? ये अनडिफाइंड फॉर्म है। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? तो ये चीज आपने याद रखनी है। क्लियर है? बच्चों, इट इज थिक, ये क्या होता है? थिक होता है। थिक ब्लैक लिक्विड, काले कलर का लिक्विड। आपको अगर मैं हिस्ट्री बताना चाहूँ ना सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया 19th सेंचुरी तक सबसे गरीब क्या रहता रहा था? शहर रहा था, क्योंकि अगर कोई हज करने आता तब भी उनको फायदा होता, वो थोड़े मोटे पैसे कमा लेते। लेकिन जब से उनकी जमीन के अंदर से ये पेट्रोलियम निकलने लग गया, तो वो सबसे अमीर मुल्क है सऊदी अरेबिया, क्योंकि वहां पर क्या है? ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलियम है, वो दूसरे मुल्कों में बेचते हैं और काफी मुनाफा कमाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ 20% निकलता है और 80% पाकिस्तान में हमें खरीदना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जमीन से सिर्फ 20% निकलता है। इस वजह से अब वो दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बनता जा रहा है। अगर हम बात करें इसी वजह से, ये एक तरह का क्या होता है? थिक ब्लैक लिक्विड होता है। सही, जो कि हमें ऑब्टेन होता है, जो कि हमें ऑब्टेन होता है बीनेथ, यानी के बिलो द अर्थ, जो कि यहाँ बिलो द, सिंपल आप लोग जैसे भी लिख लें। क्लियर है? इसे अब अर्थ क्रस्ट, यहाँ अर्थ क्रस्ट भी कह सकते हैं, अर्थ क्रस्ट। क्लियर है? मोटे मोटे कॉन्सेप्ट सारे मैम आपने क्लियर कर दिए। ये एक तरह का ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, जो हमें कहां से मिलता है? बिलो द अर्थ क्रस्ट से हमें ये लिक्विड मिलता है। क्लियर हो गया? इतने कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें क्लियर है ना, तो तुम्हें कोई भी चीज से ना मुश्किल नहीं लगेगी। सिर्फ तुमने कॉन्सेप्ट को देखते जाना है, हर चीज तुम्हें क्लियर हो जाएगी। सही है? उसके बाद अगर बात करें हम लोग आगे, इट इज लिक्विड, एक तरह का इट इज लिक्विड फोजल फ्यूल, क्योंकि बच्चों ये फोजल फ्यूल से आकर निकलता है। ये लिक्विड क्या होता है? फोजल फ्यूल होता है। याद रखना है, जो कि ऑब्टेन होता है, जो कि ऑब्टेन होता है डीकम्पोजिशन, जब डीकम्पोजिशन होती है एंशियंट, सिंपल जब मेरीन एनिमल्स की, मेरीन एनिमल की जब क्या होती है? डीकम्पोजिशन। सिंपल आप इधर लिख सकते हैं एंशियंट
मेरीन एनिमल्स, यानी ये लिक्विड फॉसिल फ्यूल है जो ऑब्टेन होता है जब इंसान मर जाते हैं और काफी सदियों के बाद ये ऑब्टेन कहाँ से होता है, जो कि इंसान मर जाते हैं, एंशिएंट मेरीन एनिमल्स। याद रखिएगा ये वहां से, ये एक तरह का, क्योंकि हमने फॉसिल फ्यूल में बात पढ़ी थी, ये 3 तरह के होते हैं, एक कोल, एक पेट्रोलियम और एक नेचुरल गैस। सही हो गया, ये चीज आपने याद रखनी है। और याद रखिएगा इट इज अ मिक्सचर, क्या याद रखेंगे, इट इज अ मिक्सचर, ये मिक्सचर होता है। मैम ये किसका मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर होता है 500, अगर हम बात करें, जो कि हमने प्रीवियसली वीडियो के अंदर बात की थी, मतलब कि प्रीवियसली जो हम पढ़ चुके हैं, वहां पर जब हमने बात की थी तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि जो कोल है जब उसको आप हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द एयर, तो 3 प्रोडक्ट फॉर्म, कोल, कोल टार एंड कोल गैस। तो वहां पर 200 एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि कोल टार था, वहां पर क्या था, कॉम्बिनेशन था 200 हाइड्रोकार्बन, 200 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये कॉम्बिनेशन है 500 हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। सो इसे हम सेपरेट करेंगे बाय द टेक्निक। उस टेक्निक का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल, जो कि हमने वहां पर इस्तेमाल की थी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसकी मदद से हम ये जितने भी कंपाउंड हैं उसे क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और डीकम्पोजिशन करने में जो हमें डीकम्पोज्ड कंपाउंड मिलेंगे, डीकम्पोज जो हमें कंपाउंड मिलेंगे इन द पेट्रोलियम जब डीकम्पोज हो जाएगा, तब हमें साफ हो जाएगा, तब हमें वहां से कंपाउंड मिलेंगे। कंपाउंड्स के नाम लिखें। फर्स्ट आपको मिलेगा पेट्रोल। देखिए पेट्रोल आप लोग कहते हैं पाकिस्तान में पेट्रोल कहते हैं, और ब्रिटिश लैंग्वेज में आप इसे पेट्रोल कहते हैं, और अगर अमेरिका के हिसाब से देखें तो पेट्रोल को आप कहते हैं गैसोलीन। क्या बोलते हैं पेट्रोल को आप लोग, गैसोलीन कहते हैं। उसके बाद यहाँ से सेकंड आप लोगों को मिलता है डीजल, डीजल मिलता है। थर्ड नंबर पे आपको मिलते हैं यहाँ से पैराफिन वैक्स, पैराफिन जो वैक्स होते हैं वो भी आपको यहीं से मिलते हैं, और नेप्था वो भी आपको यहीं से मिलता है। उसके बाद 5वें नंबर पे कैरोसिन, कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल, जिसको आप सिंप्लीफाई कहते हैं मिट्टी का तेल, वो भी आपको यहीं से ही मिलता है। आई होप आपने देख लिया हो। सो क्लियर करते जाएं, क्लियर करते जाएं। मैं यहाँ से आप लोगों को थोड़ा पहले ही आ जाती। अब देखिए पेट्रो का मतलब होता है रोक, लियम का मतलब होता है ऑयल, यानी कि मिट्टी का तेल, रोक पत्थर से निकलने वाला तेल, इसे आप पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम जो होता है इसे आल्सो कॉल्ड अप क्रूड ऑयल कहते हैं या रोक ऑयल, क्योंकि याद रखना है, क्योंकि ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है, अभी ये साफ नहीं है, इसके अंदर काफी चीजें हैं। उसके बाद ये थिक ब्लैक लिक्विड होता है जो हमें कहाँ से मिलता है, जो हमें मिलता है बिलो द अर्थ क्रस्ट, यानी कि जमीन के नीचे से। लेकिन कैसे, सो इट इज अ लिक्विड फॉस्फेट जो कि हमें ऑब्टेन होता है जब हम डीकम्पोज होते हैं काफी सदियों तक, जो कि एंशिएंट मेरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मर जाते हैं काफी सदियों तक, तो वहां से हमें ये क्या होता है, मिलता है। उसके बाद ये मिक्सचर होता है 500 हाइड्रोकार्बन्स का। सो इनमें से गंदी गंदी चीजों को पेट्रोलियम से निकालने के लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी पड़ती है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक पेट्रोल, एक डीजल, एक पैराफिन वैक्स, एक नैप्था, एक क्या होता है, केरोसिन ऑयल। क्लियर हो गया। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए छोड़ी हो। सो यहाँ से आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ से साइड हट जाती हूँ। क्लियर है, हाँ जी क्लियर हो गया। तो चलो अभी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम रिफॉर्मिंग करते हैं गैसोलीन की, यानी पेट्रोल की रिफॉर्मिंग, कि कैसे रिफॉर्मिंग होती है उसको हम पढ़ेंगे। देखिएगा गौर से, तभी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी, तभी आप समझ सकेंगे, वरना आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन, ऑफ
गैसोलीन। बच्चों रिफॉर्मिंग जो गैसोलीन यानी कि पेट्रोल की, अगर हम इसका फॉर्मूला देखना चाहे तो होता है C8H18। बच्चों फर्स्ट जो होता है नोमेनक्लेचर के अंदर उसे आप कहते हैं यानी कि पहला मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा आप लोगों के पास होता है, देखें एक आप सिंप्लीफाई आप कहते हैं मीथ, ईथ, प्रोप, तीसरा है तो प्रोप, चौथा है तो आप लोग क्या बोलेंगे प्रोप, चौथा है तो टेट्रा, पांचवा है तो आप उसे पेंटा कहते हैं, छठवां है तो आप उसे हेक्सा कहते हैं, सातवां है तो आप इसे हेप्टा कहते हैं, आठवां है तो सिंपल आप ऑक्टा कहते हैं, नौवां है तो आप इसे नना कहते हैं, दसवां है तो आप इसे डेका कहते हैं। ये नोमेनक्लेचर की गिनती है, बिल्कुल मैम यही गिनती है। तो इसको आपने सिंपल क्या करना है, याद रखना है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। इट इज द फॉर्मूला ऑफ द, इट इज द फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, पेट्रोल का। ये गैसोलीन या पेट्रोल को ही कहते हैं, सही। अब पेट्रोल आप लोगों के पास दो तरह का होता है, एक सस्ता एक महंगा। अगर स्ट्रेट चेन होगी हाइड्रोकार्बन्स की, अगर आप वो वाला सस्ते वाला पेट्रोल अपनी गाड़ी के अंदर डालेंगे तो लेस वहां पर कंसप्शन, वहां पे मोर कंसप्शन होगी पेट्रोल, यानी कि आपकी जो गाड़ी है वो ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल खाएगी। उसके बाद नॉकिंग ऑफ इंजन, इंजन के अंदर आवाज आएगी और इंजन जल्दी खराब होगा। उसके बाद अगर ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन्स अपनी गाड़ी के अंदर डालेंगे तो वहां पर लेस कंजप्शन, पेट्रोल भी कम खाएगी एंड लेस नॉकिंग, वहां पर आवाज भी इंजन में से नहीं आएगी, बहुत कम आवाज आएगी क्योंकि आप अच्छे वाला पेट्रोल डाल रहे हैं। तो दो तरह का आप लोगों के पास क्या होता है, पेट्रोल होता है। तो जो अमीर होते हैं वो उनकी गाड़ियां बहुत बड़ी होती हैं तो वो ज्यादा से अच्छे वाला पेट्रोल डलवाते हैं। तो सिंपल अगर बात करें, अगर स्ट्रेट अगर चेन आप लोगों के पास, अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स स्ट्रेट चेन, तो वहां पर क्या होगी, मोर कंसप्शन होगी किसकी, ज्यादा से ज्यादा जो इंजन है, मोर कॉन्सेप्ट, जो अगर बात करें कॉन्सेप्शन ऑफ पेट्रोल, ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपकी गाड़ी क्या खाएगी, पेट्रोल खाएगी, कंजप्शन ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल खाएगी। और उसके बाद मोर नॉकिंग, और जो गाड़ी का इंजन है उसमें से ज्यादा क्या आएंगी, आवाजें आएंगी, बजेगा, खराब होगा इंजन, सही। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें, अगर वहां पर होंगे ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर अच्छे वाला होगा, वो लेस कंसप्शन, मतलब कि बहुत कम कंसप्शन होगी किसकी, पेट्रोल की, बहुत कम। जो कार है यहाँ पे मोटर बाइक है वो बहुत कम पेट्रोल खाएगा। उसके बाद लेस नॉकिंग, वहां पर इंजन जो है उसमें से आवाज भी क्या आएगी, बहुत कम आएगी। अगर अच्छे वाला पेट्रोल डालेंगे तो आपकी जो गाड़ी है उसमें से आवाज भी नहीं आएगी, नॉकिंग भी नहीं होगी, उसके बाद आपकी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल भी नहीं खाएगी। अगर सस्ते वाला डलवाएंगे बात तो वही हो जाएगी, मोर कंसप्शन, गाड़ी ज्यादा से ज्यादा तेल खाएगी, उसके बाद गाड़ी का इंजन भी खराब होगा, उसमें से आवाजें भी आएंगी। क्लियर है। अब स्ट्रेट चेन कैसे, अब देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर देखें, यहाँ हाइड्रोजन, दिस इज अ स्ट्रक्चर, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर 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 और यहाँ पर। दिस इज अ स्ट्रेट branch chain of hydrocarbon. This is a straight chain of hydrocarbons. ये हाइड्रोकार्बन्स की क्या है, एक तरह की स्ट्रेट चेन है। यहाँ पर 8 क्या है, कार्बन है और 18 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्योंकि मेरी ये स्ट्रक्चर गलत नहीं हो सकती,
क्योंकि मेरी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काफी साल है, इसमें मेरी बहुत प्रैक्टिस है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपको मैंने, अगर मैं ब्रांच चेन बनाऊं तो क्या नजर आएगा नहीं। सो मुझे आई थिंक मिटाना पड़ेगा स्टूडेंट्स मुझे यहाँ से इसको। मैं कोशिश करूंगी कि ये यहीं तक बन जाए, लेकिन मुझे मिटाना पड़ेगा यहाँ पर। सही, कोशिश करके देख लेती हूँ एक बार। 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। सो देख लें स्ट्रक्चर सही है बिल्कुल, आई कैन चेक इट। तो यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या हाइड्रोजन। सही। सो सिंपल आप लोगों ने देखना है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी सिंपल हमने क्या किया, हाइड्रोजन, और सिंपल यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या है हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है हाइड्रोजन। सही। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अभी भी हमारे पास रहते हैं हाइड्रोजन। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन यहाँ ऊपर है, और यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। ये पूरे हो गए आप लोगों के पास 18। सो ये आप लोगों के पास क्या है, ब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या है, ब्रांच चेन है किसकी, हाइड्रोकार्बन्स की। देखिए स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होगी तो क्या होगी, मोर कंजप्शन ऑफ पेट्रोल, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी इंजन में पेट्रोल खाएगी, और उसके बाद बहुत ज्यादा गाड़ी से आवाज आएगी। और अगर ये आप ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो कम पेट्रोल खाएगी और कम आवाजें आएंगी। सो ये था आप लोगों के पास क्या, रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन, लेकिन उसमें एक प्रोसेस है, इसको आप कहते हैं रिफॉर्मिंग। अब रिफॉर्मिंग क्या होती है, तो इसको आप नोट कर ले, आगे चलते हैं। नोट कर लिया है ना भाई, कर लिया नोट, 1 2 3 एंड गो नाउ। सो चलें देखते हैं अभी। क्लियर है। सो रिफॉर्मिंग आप लोगों के पास क्या होती है, व्हाट अबाउट द रिफॉर्मिंग, इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट स्ट्रेट चेन को, स्ट्रेट चेन जो हाइड्रोकार्बन्स है, स्ट्रेट चेन जो हाइड्रोकार्बन्स है, उसको आप लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, आप बोलेंगे मैम, ब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट करते हैं, ब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन को जब आप ब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं थ्रू इट इज कॉल्ड, तो सिंपल आप लोग उसे कहते हैं रिफॉर्मिंग। द प्रोसेस इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। Reforming, it is a process that straight chain are converted into branch chain. Its process is called reforming. अगर आपकी जो रिफॉर्मिंग है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेन नंबर,
ऑक्टेन नंबर के अकॉर्डिंग आपकी रिफाइनिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है मेरे बच्चे? अगर हाई रिफॉर्मिंग होगी यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिफॉर्मिंग होगी तो वहां पर ग्रेटेस्ट क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी मोर एफिशिएंट, वो उतना ज्यादा क्या होगा, एफिशिएंट होगा। जितनी ज्यादा रिफॉर्मिंग होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन में कन्वर्ट होती जाएंगी, उतनी ज्यादा हाई रिफॉर्मिंग ग्रेटेस्ट होगी, ज्यादा इस वजह से ज्यादा होगी और वो उतने ज्यादा क्या हो जाएंगे, मोर एफिशिएंट होते जाएंगे। सो इतना कॉन्सेप्ट तुम्हें आई होप क्लियर है, क्लियर है, क्लियर हो गया मेरे बच्चे? अब जो रिफॉर्मिंग है, अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं रिफॉर्मिंग की, तो वो रिफॉर्मिंग जो है वो डन तब ही होती है, कंप्लीट तब ही होती है जब आप हाई टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर आप क्या करें, एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें, तब आपकी रिफॉर्मिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? रिफॉर्मिंग आर कंप्लीट, रिफॉर्मिंग डन तब होगी, कंप्लीट तब होगी जब आप हाई टेम्परेचर पर इस्तेमाल करें, यूज करें कैटलिस्ट, उस कैटलिस्ट का नाम है प्लेटिनम, प्लेटिनम को इस्तेमाल करें तो वहां पर आपकी रिफॉर्मिंग हाई टेम्परेचर के ऊपर, रिफॉर्मिंग डन कब होती है, जब हाई टेम्परेचर के हाई टेम्परेचर में एक कैटलिस्ट का क्या करें, इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रही, ये क्या स्ट्रेट चेन, जो स्ट्रेट चेन है हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो ब्रांच चेन में जब कन्वर्ट होगा तो वहां पर हमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका नाम है प्लेटिनम। फिर वहां पर वो किसमें चेंज हो जाएगा, ब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ द हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर के ऊपर इज यूज्ड ऑन द कैटलिस्ट, तो वहां पर आपकी रिफॉर्मिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हो गया? सो यही है आपका कॉन्सेप्ट, यही आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। देखें वो जो अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाई वो स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन था, सही, इसे आप कहते हैं एन, एन स्ट्रेट चेन ऑफ, इसे इसमें ब्रांच चेन है, इसे सिंपलीफाई आप कहते हैं आइसो ऑक्टेन। ये है एन, ये है एन स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसे सिंपलीफाई आप एन ऑक्टेन कहते हैं, स्ट्रेट चेन को आप एन ऑक्टेन कहते हैं और ब्रांच चेन को आप आइसो ऑक्टेन कहते हैं। क्लियर है? अब क्लियर हो गया। लेकिन अगर पुराने जमाने की बात करें, जब हम अब हम प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन ना हो सके। पहले क्या होता था, पहले हम इस्तेमाल करते थे इथाइलिन, इथाइलिन लेड का हम इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे, इथाइलिन टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा इथाइलिन लेड का इस्तेमाल करते थे, जिसे हम लिखते हैं TEL। तो वहां पर भी क्या होता था, इसके यूज करने से रिफॉर्मिंग के अंदर पहले हम इसका यूज करते थे। पुरानी जो बुक थी आपकी 2022 तक, उसके अंदर आप ये वाले कैटलिस्ट कर दें। जैसे ही फिर आपकी बुक अपडेट हुई तो अपडेट होने में वहां पर हम प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं कि कम से कम क्या हो सके पोल्यूशन, इससे ज्यादा से ज्यादा मोर पोल्यूशन, ज्यादा से ज्यादा ये माहौल को गंदा करते थे। और पर इससे क्या होता था, इंजन के अंदर लेस नॉकिंग, इससे भी क्या आती थी, कम आवाज आती थी और कम से कम ये क्या करते थे, पेट्रोल। लेकिन अब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लेटिनम का। किधर है माय स्टूडेंट्स? सो इसका फॉर्मूला आप लोगों के पास था C3H5N4। क्लियर है? नोट इट आउट, अब कर ले भाई नोट तू। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास नेचुरल गैस क्या होती है। हेडिंग दे व्हाट अबाउट द नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस क्या होती है, इसको सिंपल हम लोग पढ़ेंगे। आ जाते हैं भाई नेचुरल गैस की तरफ। सो
नेचुरल गैस को हम कहते हैं फोजल गैस, फोजल फोजल फ्यूल गैस भी हम लोग इसे कहते हैं, फोजल फ्यूल गैस भी हम लोग, क्योंकि ये फोजल्स जो कि मर जाते हैं जानदार, उससे हमें क्या करते हैं, ये मिलते हैं। यानी क्या, कैसे ये फॉर्म होती है जो कि हमारे पास नेचुरल गैस है, ये फॉर्म होती है जब डीकम्पोजिशन हो जाती है, जब डीकम्पोजिशन होती है एंशिएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की से ये क्या होते हैं, ये जो नेचुरल गैस है ये फॉर्म होती है। ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि उससे क्या हो जाते हैं, हजारों साल बाद, हजारों साल के मरे हुए जानदार से हमें क्या मिलती है, नेचुरल गैस मिलती है। जब हम उसे क्या होते हैं, वो जब डीकम्पोज हो जाते हैं। क्लियर है? इसे हम इट इज आल्सो कॉल्ड सुई गैस, इसे हम लोग सुई गैस भी कहते हैं। अब मैम ये जो नेचुरल गैस है, ये इसे सिंपलीफाई हम फोजल फ्यूल भी गैस कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्म होती है जब डीकम्पोजिशन होती है, डीकम्पोजिशन होती है एंशिएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की मिलियंस ऑफ ईयर तक, जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तब हमें नेचुरल गैस मिलती है। इसे हम पाकिस्तान में सुई गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये डिस्कवर्ड हुई है बलोचिस्तान में, इसमें बलोचिस्तान में, और हम इसे यूज करते हैं डोमेस्टिक वर्क्स में, यानी कि जो घरेलू हमारी चाय हो गई, सालन हो गया, इसको बनाने के लिए जो हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपल वो आप लोगों के पास यही गैस होती है। क्लियर है? और इट इज अ फ्लेमेबल, हम उसे जला सकते हैं, पका सकते हैं, क्योंकि वो डोमेस्टिक वर्क्स में यूज हो रहा है। सो यहाँ से हमें कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी मिलेंगे। सुई गैस कहते हैं किसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज आगे क्या लिखेंगे, बिकॉज इट डिस्कवर्ड, क्योंकि ये डिस्कवर्ड हुई है, कहाँ पर डिस्कवर्ड हुई है, बलोचिस्तान में, कहाँ पर, बलोचिस्तान, क्योंकि ये डिस्कवर्ड कहाँ पर हुई है, बलोचिस्तान के अंदर हुई है। क्लियर है? अगर हम बात करें इट यूज्ड, इसे हम यूज करते हैं डेमोस्ट्रिक वर्क में, घरेलू कामकाज में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर बात करें इट इज फ्लेमेबल, ये क्या होती है, फ्लेमेबल होती है, हम इसे क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। अब जो हमारे पास जो नेचर क्लियरली नजर आ रहा है ना, उसके बाद हमारे पास जो नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस, उसके कुछ हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं। नेचुरल गैस के अंदर जो सबसे ज्यादा जो फॉर्मेशन होती है, वो होती है मीथेन की। मीथेन की कितनी होती है, 94%, या फिर आप कह सकते हैं 95% कहाँ पर होता है, ये मीथेन के अंदर नेचुरल गैस होती है, यानी कि नेचुरल गैस का में जो मीथेन है वो 95%, यानी कि यहाँ पर नेचुरल गैस है ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट उसके बाद है इथेन, C2H6, इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर जो कंपोजिशन है नेचुरल गैस की वो 4%। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास है, इसके अंदर होती है 1%। क्लियर है? क्लियरली नजर आ रहा है? इसे सिंप्लीफाई आप लोग कहते हैं इथाइल मार कैप्टन, इसकी 1% क्या होती है, कंपोजिशन होती है। जब आपकी जो आपका जो सिलेंडर है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, आप लोगों के पास एक सिलेंडर है, अब ये जो सिलेंडर है इसमें से गैस लीक हो रही है, सो आपको कैसे पता चलता है, नहीं तो अगर ये सडनली ही मतलब कि गैस लीक हो जाए और पता ना चले तो उसी वक्त आपकी जान जा सकती है। सो आप लोगों की नेचुरल गैस के अंदर एक क्या होता है, एक क्या होता है आप लोगों के पास, इथाइलीन मार्केप्टेन होता है, जो कि आपको बताता है, ये प्रोटेक्ट करता है, जो कि जो कितनी परसेंट होता है, 1%।
ये प्रोटेक्ट करता है आपको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो आपको पता चल जाता है तो गैस लीक हो रहा है, तो आप उसी वक्त उसकी क्या करा सकते हैं, उसे उसी वक्त आप ठीक करवा लेते हैं। ठीक, सही। नेचुरल गैस के अंदर सबसे ज्यादा कंपोजिशन होती है मीथेन की, एंड देन इथेन की, और देन आपके पास इथाइल मार्केप्टेन की, सिंपलीफाई इथाइल मार्केप्टेन की, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। क्लियर हो गया? ये थी आप लोगों के पास क्या, नेचुरल गैस। ये सारी की किसकी कहानी थी आप लोगों के पास, नेचुरल गैस की। बच्चों इसे आप कहानी की तरह समझा करें। ये टॉपिक इतने मुश्किल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है नहीं जिसमें आप बच्चे इसको बना के बैठो। बस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी रखना मुश्किल तो होता है, जानती हूँ मैं भी, मुश्किल तो होता ही है, हर काम मुश्किल होता है, लेकिन हमें करना पड़ता है। सही है। तो ये सोर्सेज नंबर 1 हमने पढ़ ली, फॉसिल फ्यूल की जितनी भी कहानी थी। भी हम पढ़ेंगे जो कि प्लांट्स और ऑयल से हमें मिलती हैं, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसे भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आखिर स्टूडेंट्स हर चीज मुश्किल तो होगी ना, मुश्किल तो होगी, इंसान है, मुश्किलात आएंगी। नेक्स्ट आप लोगों के पास है प्लांट्स एंड एनिमल्स में, प्लांट्स एंड एनिमल में जो के सोर्सेज होती हैं। फर्स्ट जो हमें सोर्स मिलती है उसका नाम है ग्लूकोज, दूसरी सक्रोज, तीसरी आप लोगों के पास मिलती है, इसको आप कहते हैं ग्लूकोज हो गया, उसके बाद नेक्स्ट सक्रोज हो गया, और इंसुलिन, कोलेस्ट्रॉल, फोर्थ नंबर पे, फोर्थ हो गया कैफीन, कैफीन, कैफीन हो गया, और 6 नंबर पे आप लोगों के पास आई थिंक जी निकोटीन एंड मेंथोल, मेंथोल एंड सेलुलोस। ये जो 8 चीजें होती हैं ये हमें प्लांट और एनिमल से मिलती हैं। यानी जो कि ग्लूकोज है वो हमें मिलते हैं प्लांट्स में, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, ज्यादातर ये ग्रेप्स के अंदर भी ज्यादातर पाया जाता है। उसके बाद आता है सक्रोज, सक्रोज भी सिंप्लीफाई हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है। अब जो इंसुलिन है, अगर इंसान की बात करें, बायो में चले, तो जो पेनक्रिया होता है इंसान के अंदर वो क्या बनाता है, इंसुलिन। जब पेनक्रिया इंसुलिन एज के साथ बनाना छोड़ देता है तब हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसुलिन खरीदते हैं। आर्टिफिशियल इंसुलिन बाहर से क्या करते हैं, खरीदते हैं। पहले जमाने में जो ये अगर बात करें जो कि गोट नहीं थी, आई थिंक कुछ इस तरीके से गोट लाइक स्ट्रक्चर के ही थे, उनका लिवर को निकाला जाता था और काफी ज्यादा जो बेड़े होती थी उनको ज़िबा कर करके एक दिन की इंसुलिन जो अमीर होते थे वो तो लगा देते थे लेकिन गरीब नहीं। फिर उसके बाद जैसे जैसे मॉडर्न दौर आता गया तो बैक्टीरिया में इंसान का जीन डालकर, बैक्टीरिया में इंसान का एक जीन डालकर वहां से मल्टीपल इंसुलिन को तैयार करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। उसके बाद जो कि एनिमल में होता है कोलेस्ट्रॉल, हमको पता है, और एक कैफीन, कैफीन भी मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है निकोटीन। अब जो निकोटीन होता है आप लोगों को पता है, जो कि अगर बात करें तंबाकू हो गया जो कि लोग खाते हैं, सो उसके अंदर भी क्या होता है, ये निकोटीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर बात करें मेंथोल, पुदीना जो होता है उसके अंदर पाया जाता है। और सेलुलोज की बात करें तो सब बायोलॉजी स्टूडेंट्स को पता है कि सेल वॉल के अंदर पाया जाता है, सेल वॉल की कंपोजिशन करता है। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको पता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है पार्शली एंड फुली सिंथेसिस, सिंथेसिस, पार्शली एंड फुली सिंथेसिस। पार्शली सिंथेसिस की अगर बात करें, इसकी बात करें, पार्शली सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज का बनना, सिंथेसिस। जो पार्शली सिंथेसिस होती है, इट इज अ प्रोसेस,
ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल बहुत ज्यादा सिंपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, कंप्लीटली 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 या सिंपल आप लोग कह सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्लियर है? अगर हम बात करें, मैं आपको समझाती हूँ अभी। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, इसको आप कहते हैं कंप्लीटली सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, कंप्लीटली सिंथेसिस। कंप्लीटली सिंथेसिस आप लोग उसे कहते हैं, इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें आप क्या करते हैं, प्रोसेस, इसमें आप फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बाय यूजिंग, किसको इस्तेमाल करके। मैं लिख लेती हूँ तो स्टूडेंट वैसे ही सीख जाते हैं, क्योंकि बुक के अंदर लिखा होता है हर तरीके से। मैं पॉइंट्स बना देती हूँ तो बाद में समझा देती हूँ, फिर बच्चे अच्छे तरीके से बाद में खोल के भी पढ़ सकते हैं। सो कंपाउंड बाय यूजिंग, कौन से कंपाउंड का इस्तेमाल कर कर हम क्या करते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं, बाय यूजिंग सिंपल एलिमेंट, सिंपल एलिमेंट। देखिए पार्शली सिंथेसिस क्या होती है। सो पार्शली सिंथेसिस आप उसे कहते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे आप कन्वर्ट करते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि पहले ये कुछ बने होते हैं, जीरो से स्टार्ट नहीं करते। 50% वो क्या होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसको आप कंप्लीट करते हैं, यानी कि उसको आप कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कि 100% आप कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसे आप पार्शली सिंथेसिस कहते हैं। अब कंप्लीटली सिंथेसिस जिससे आप जीरो से स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करें, जैसे कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इस्तेमाल करें एक सिंपल एलिमेंट का, उससे हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म करें। सो दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीटली सिंथेसिस। इसकी एग्जांपल है आइब्यूप्रोफेन। ये क्या होती है, एक तरह की एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है, जो कि बनी होती है, फॉर्म हुई होती है क्यूमीन की। किसकी, क्यूमीन की ये क्या होती है, बनी होती है। ये जैसे कि ब्रूफोन का फॉर्मूला है आइब्यूप्रोफेन, जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पार्शली जो कि सिंथेसिस है। कंप्लीटली सिंथेसिस जो कि आप कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैंसर के जो फर्स्ट स्टेज कैंसर होता है, सिंपल आप उसे टैक्सोल कहते हैं। ये आपने आई थिंक फर्स्ट टाइम सुनी हो, पर आप सुन ले, इसे सिंपलीफाइड टैक्सोल कहते हैं अगर आपको किसी का फर्स्ट स्टेज का क्या हो, कैंसर हो। सो ये अब नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द माइक्रोब्स, इट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द माइक्रोब्स जो के फॉर्म करते हैं, जो कि फॉर्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बाय यूजिंग अ यीस्ट। ऐसे कि अगर एग्जांपल की बात करें, ऐसे कि अगर बात करें इथाइल को फॉर्मेशन करने के लिए हम सक्रोज को क्या कर देते हैं, हम सक्रोज को कंप्लीटली क्या कर देते हैं, चेंज कर से बाय यूजिंग अ यीस्ट। यीस्ट से वो कहते हैं इथाइलिन बन जाता है। इसे सिंप्लीफाई बायोटेक्नोलॉजी, बायो को मतलब होता है लाइफ, टेक्नोलॉजी टेक्निक, यानी कि अब तो दुनिया बहुत आगे गुजर चुकी है। सो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। सो ये था आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट, देख लीजिए। फर्स्ट जो आप लोगों के पास है वो है आप लोगों के पास केटिनेशन। केटिनेशन क्या होती है, ये एक तरह की एबिलिटी होती है कंपाउंड्स की टू फॉर्म अ स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक चेन। इस वजह से, इसी वजह से, इसके यूनिक बिहेवियर होने की वजह से हम इसे सिंपल केटिनेशन कहते हैं। अब केटिनेशन कौन कर सकता है, कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में 90% जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, तो ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल होता है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कर पाता है, केटिनेशन, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन।
कार्बन क्यों प्रेजेंट होता है, यानी कि कैटिनेशन होती है, तो कैटिनेशन में कार्बन ही क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि बच्चों वो टेट्रा वैलेंसी रखने वाला कंपाउंड है। मैम टेट्रा वैलेंसी रखने वाले तो बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं, लेकिन बच्चों उसके स्मॉल साइज की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा जो कार्बन है वो ही कैटिनेशन कर सकता है। तो कैटिनेशन क्या होती है? इट इज अ एबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड की एबिलिटी टू फॉर्म अ straight chain, next branch chain and cyclic chain इसके यूनिक बिहेवियर होने की वजह से, यूनिक बिहेवियर होने की वजह से हम इसे सिंप्लीफाई इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इट्स द एबिलिटी ऑफ द कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड भी लगा सकते हैं, कार्बन कंपाउंड टू फॉर्म अ स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक चेन। इसे यूनिक बिहेवियर होने की वजह से हम इसे कैटिनेशन बोलते हैं। क्लियर है? मोर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहां पर पॉसिबल है क्या करना? मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहां पर पॉसिबल है कैटिनेशन करना। क्यों? क्योंकि वहां पर 99% हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है, 90 सिर्फ 1% बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती है। बाकी इस वजह से मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि 99% जो कंसंट्रेशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कार्बन की होती है। इस वजह से मोर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पॉसिबल है क्या कर सके? कैटिनेशन कर सके। सही है? कैटिनेशन, क्योंकि कार्बन क्या होता है? इज अ टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट होता है, टेट्रावेलेंसी रखने वाला, टेट्रावेलेंसी रखने वाला एक क्या होता है? कार्बन आप लोगों के पास कंपाउंड होता है। क्या होता है? कंपाउंड होता है। क्लियर दिख रहा है ना भाई तुम्हें? हाँ जी भाई, क्लियर दिख रहा है ना भाई बच्चा? सो टेट्रावेलेंसी रखने वाला जो कंपाउंड है वो आप लोगों के पास क्या है? कार्बन होता है। सही है? तो क्लियर हो गया। क्यों? और इसका क्या होता है? स्मॉल साइज भी होता है। स्मॉल साइज की वजह से इसका क्या होता है? यूनिक बिहेवियर होता है कि ये क्या कर सके? ये लॉन्ग चेन को फॉर्म कर सके, ब्रांच चेन को, साइक्लिक चेन को। सिंपल आप लोगों से कैटिनेशन it is the ability of the carbon compound to form a straight chain, branch chain and cyclic chain. इस called इसकी यूनिक बिहेवियर होने की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कैटिनेशन करना क्या है? पॉसिबल है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? और कार्बन टेट्रावेलेंट है। मैम टेट्रावेलेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन कार्बन का स्मॉल साइज होने की वजह से ये कैटिनेशन, ये इस वजह से हम कैटिनेशन में से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका नाम है नॉन आयोनिक नेचर। नॉन आयोनिक नेचर, नॉन आयोनिक नेचर। अब मैम नॉन आयोनिक नेचर कैसे? बच्चों जो कार्बन है वो ज्यादा से ज्यादा बनाता है कोवलेंट बॉन्ड को। इसको बनाता है कोवलेंट बॉन्ड को, वो आयोनिक बॉन्ड को नहीं बनाता, क्योंकि इट इज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लॉस करता है या गेन करता है? लॉस या गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। इस वजह से ये नॉन आयोनिक नेचर होता है। ये सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड को क्या करता है? फॉर्म करता है। उसके बाद थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास है सोल्यूबिलिटी। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? सोल्यूबिलिटी। अगर यहाँ पर बात करें सोल्यूबिलिटी। अब आप लोगों के पास सोल्यूबिलिटी क्या होती है? अब आपने पढ़ा होगा लाइट डिसॉल्व लाइक रोल, सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स वाले चैप्टर में
क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने आपको वन शॉट अपलोड की थी, जहां पर मैंने आपको ये बताया था लाइक डिसॉल्व लाइक रूल, 9th में भी पढ़ा होगा। पोलर जो होंगे वो डिसॉल्व होंगे पोलर में, और नॉन पोलर जो डिसॉल्व होंगे वो नॉन पोलर में। अब हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे और हम नॉन पोलर सॉल्वेंट की यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। अब हमारे पास में पोलर सॉल्वेंट से आखिर क्या मुराद है, क्या कहना हम पोलर सॉल्वेंट को हम क्या कहें? तो जो आप लोगों के पास पोलर सॉल्वेंट होते हैं, यहाँ पर लिखते नजर आएगा नहीं अगर मैं यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट को लिखना चाहूँ, नजर तो आ जाएगा। पोलर सॉल्वेंट, पोलर पोलर सॉल्वेंट, पोलर जो सॉल्युबिलिटी रखने वाला है, जहां पर आप लोगों के पास फंक्शन ग्रुप हाइड्रोक्सी है, तो ये क्या होता है, सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर। और इसमें आए कार्बोक्सी, तो वो भी कार्बोक्सी है, तो वो भी क्या होगा, सोल्यूबल होगा, सोल्यूबल चीजों में कार्बोक्सिली जीली, सही है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये क्या होंगे, वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे। क्लियर है? जैसे कि आप लोगों के पास इथेन हो गया, जैसे कि एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले लें इसकी, इथेनॉल की एग्जांपल ले लें, इथेनॉल की, इथेनॉल, जैसे कि आप लोगों के पास है C5H2OH, C5H2OH, सो ये आप लोगों के पास सिंपल क्या है, इथेनॉल है। क्लियर है मेरे बच्चे? उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास है एसिडिक एसिड, क्या है, एसिडिक एसिड, ये भी क्या है, सोल्यूबल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये भी सोल्यूबल है। फॉर्मूला होता है CH3COOH, डबल OH, सही है। ये आप लोगों के पास क्या है, पोलर सॉल्वेंट। क्लियर है, पोलर सॉल्वेंट है। अगर हम बात करें नॉन पोलर की, नॉन पोलर वो होंगे जो कि नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। सो नॉन पोलर आप लोगों के पास क्या होते हैं, सो इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, देख लेना है। इसकी लो सॉल्युबिलिटी होती है, जैसे कि आपके पास हो गया हेक्सिन और टॉयलिन, ऐसे कि आप लोगों के पास हो गया हेक्सिन, हेक्सिन फॉर्मूला इज C6H, जैसे कि C2H4 C2H5, H6 इसका फॉर्मूला होगा C2H14, क्या होगा, H14, दिस इज काला हेक्सेन। ये भी क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ये नॉन पोलर के अंदर क्या होगा, डिसॉल्व होगा। उसके बाद आएगा टॉयलिन, टॉयलिन भी क्या है, एक नॉन पोलर है। नॉन पोलर में फॉर्मूला इज C5H6CH3, मिथाइल इसके साथ आ जाएगा। सो ये आप लोगों के पास क्या है, टॉयलिन का फॉर्मूला है। क्लियर हो गया मैं बच्चों? सो ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है कि नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे, और जो पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है, वो पोलर के अंदर डिसॉल्व होंगे। जैसे कि वाटर जो है वो आपको पता है उसके अंदर पोलर चीजें डिसॉल्व होती हैं, नॉन पोलर नहीं होती। दिस इज नॉट इट। क्लियर है? सो अगर हम बात करें फोर्थ करेक्टरिस्टिक की, तो आपके पास फोर्थ करेक्टरिस्टिक होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों लो और मेल्टिंग पॉइंट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की एज कंपेयर टू द इनऑर्गेनिक कंपाउंड? क्योंकि बच्चा याद रखिएगा, जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं एज कंपेयर टू द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ये मोटे कॉन्सेप्ट आपने क्या करने, याद रखने हैं। और उसके बाद अगर बात करें हम फिफ्थ करेक्टरिस्टिक की, तो फिफ्थ करेक्टरिस्टिक भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार क्या करती है, अदा करती है, वो है फ्लेमेबिलिटी। यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो फ्लेम कर सकते हैं, यानी कि फ्लेम कर सकते हैं, यानी कि फ्लेम हो सकते हैं। कैसे फ्लेमेबिलिटी होती है, कंबस्ट हो सकते हैं, कंबशन हो सकती है। ऐसे मीथेन को प्रोड्यूस करने के लिए जो फ्लेमेबिलिटी कराते हैं, फ्लेमेबिलिटी, ये भी प्रॉपर्टी होती है किसके पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ पास। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका रिएक्शन करवाते हैं आप वाटर के साथ, तो आप लोगों को क्या मिलता है, मीथेन मिलता है, और प्लस में आप लोगों को क्या मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, हीट के प्रेजेंस से। तो कंबशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी किसके पास होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास होती है, एज कंपेयर टू द प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्टिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी की प्रॉपर्टी भी किसके पास होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ होती है। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। क्लियर है?
जो रिएक्टिविटी होती है उसकी प्रॉपर्टी भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास होती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो याद रखिएगा उसका स्लोवर रेट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है? स्लोवर रेट होता है। स्लोवर रेट होता है, इस वजह से यहाँ पर हम रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए कैटालिस्ट का क्या करते हैं? कैटालिस्ट आर यूज। कैटालिस्ट का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं ताकि हम रिएक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सके? इंक्रीज कर सके। क्लियर है मेरे बच्चे? सो ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। अब आगे हम इसके फेनोमेना को और को डिस्कस करेंगे, यहाँ तक आप लोग देख लें। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास टाइप ऑफ पोलराइजेशन क्या होती है। इसको पढ़ने से पहले हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक रह गई थी, इसका नाम था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है इसके अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो? डिफरेंट हो। एज एग्जांपल अगर बायोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट उठा लें, एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में उनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंट होता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द आइसोमेरिज्म। ऐसे कि आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल भी दी हुई है। एक आप लोगों के पास है एन ब्यूटेन और दूसरा है आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने एक फेनोमेना पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने आइसो ऑक्टेन और एन ऑक्टेन की बात की थी, स्ट्रेट और ब्रांच चेन के अंदर। सही। तो जो एन ब्यूटेन है उसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH2 एंड CH3 CH3 CH CH3 एंड CH3। ये फॉर्मूला किसका होता है? आइसो ऑक्टेन का। सिंपल, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो? डिफरेंट हो। दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेराइजेशन आप लोग कह सकते हैं। क्लियर है? आपकी बुक में ये आइसोमेरिज्म के नाम से है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आप लोगों के पास है, इसका नाम है पॉलीमराइजेशन। जो मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, छोटे छोटे मोलिक्यूल्स मोनोमर्स आपस में मिले और एक बड़ा पॉलीमर फॉर्म कर दें, एक बड़ा कंपाउंड फॉर्म कर दें, दिस इज कॉल्ड द पॉलीमराइजेशन। अब टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन दो होते हैं, एक एडिशनल पॉलीमराइजेशन, दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब एडिशनल पॉलीमराइजेशन क्या होता है? जिसमें मोनोमर्स ऐड हो, पाई बॉन्ड के टूटने से मोनोमर्स ऐड हो, मोनोमर जुड़े, छोटे मॉलिक्यूल्स छोटे वो आपस में जुड़े, जब पाई बॉन्ड क्या हो? टूटे, तो सिंपल आप लोग उसे कहते हैं एडिशनल पॉलीमराइजेशन। अब मैम एडिशनल पॉलीमराइजेशन में आप एग्जांपल लेंगे पॉलीइथीन। पॉलीइथीन ऐसे कि एडिशन, जब वो एडिशन पॉलीमर होता है किसका? इथीन का। क्या? पॉलीइथीन इज द एडिशनल पॉलीमर किसका होता है? इथीन का। सही है। ऐसे कि यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में आपने पढ़ा होगा क्लास फर्स्ट ईयर में, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अब हमने क्या कराया? यहाँ से वाटर को रिमूव करवा दिया, यानी कि यहाँ से जो वाटर था उसको हमने क्या करा दिया? यहाँ से रिमूव करा दिया। सिंपल, सॉरी, यहाँ पर क्या हुआ? हमने इसको ऐड करवाया। ऐड कराने से यहाँ से जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और जो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये सिंपल हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पर मोनोमर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, जो कि सिंगली क्या होंगे? अरेंज होंगे। क्लियर है? आप कहते हैं इसमें एडिशनल पॉलीमराइजेशन हो गई है। नेक्स्ट आपके पास है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर्स यहाँ पर भी फॉर्म हो, लेकिन वहां पर फॉर्म हो लेकिन एलिमिनेशन हो जाए सिंपल मॉलिक्यूल की, यानी पॉलीमर्स क्या हो? बने और वहां पर एलिमिनेशन हो जाए सिंपल मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या है? वाटर। जैसे कि फिनल की बात करें, ये आप लोगों के पास क्या है? फिनल है। दिस इज योर फिनल। अब ये जो फिनल है, ध्यान से आप लोगों ने समझना है। अब ये फिनल, एल्डिहाइड और फिर फिनल, ये तीनों जब कंबाइन होंगे, ये तीनों जब कब कंबाइन होंगे, तो कंबाइन होने से यहाँ पर जो वाटर है वो यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। वाटर जो है, पानी, वो यहाँ से सिंपल क्या हो जाएगा? आप लोगों के पास रिमूव हो जाएगा, वाटर
यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ से वाटर की रिमूव होने से यहाँ पर एक पॉलीमर फॉर्म होगा। इस पॉलीमर का नाम है बिकलेट। बिकलेट इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट, इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ फिनल एल्डिहाइड एंड फिनॉल का है। क्लियर है? नेक्स्ट आप लोगों के पास एक सीरीज आती है, इसका नाम है होमोलॉगा सीरीज। होमोलॉगा सीरीज इज अ कॉन्सिक्यूटिव मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक तरह का क्या है? कॉन्सिक्यूटिव मेंबर है। किसका कॉन्सिक्यूटिव मेंबर है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसका रेशियो क्या होता है? फिक्स रेशियो इसका डिफरेंट होता है, जैसे कि CH2, एंड फॉर्म करता है वो सीरीज ऑफ द कंपाउंड। एक सीरीज ऑफ द कंपाउंड को फॉर्म कर ले और डिफरेंट रेशियो से, जैसे इसका है होमोलॉगा सीरीज। ऐसे ये मीथेन है, इथेन है, ये प्रोपेन है, प्रोप और सिंपल। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है? ब्यूट एंड देन पेंट, हेक्स, हेप्टा। इस तरीके से हमारी क्या चलती रहती है, गिनती चलती रहती है। सही है? सो इसका क्या है? ये जो होमोलॉगा सीरीज है, इट इज केमिकली सेम, इट इज केमिकली तो ये सेम होती है, लेकिन फिजिकली ये क्या होती है? डिफरेंट होती है। ये लिख लीजिएगा। और यहाँ पर जो बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, इसकी बात करें बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर इंक्रीज होती है डाउन ऑफ द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप किसकी वजह से? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। दिस इज अ वीक फोर्सेस, आपको पता है। सो ये आप लोगों के पास है होमोलॉगस सीरीज। आई होप यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट्स में कोई डिफिकल्टी ना आई हो। सो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से हर एक चीज को समझना है। अभी आपके कॉन्सेप्ट में क्या आएगी? क्लियरिटी आएगी। अब आपके बुक के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है, इसका नाम है यूजेस ऑफ कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस। तो पहला आप लोगों के पास है गैसोलीन। गैसोलीन एक तरह का क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। गैसोलीन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको आप कहाँ पर, ये क्या काम करता है बच्चों? इसको आप ऑटोमोबाइल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यानी ऑटोमोबाइल्स क्या? आप लोगों की कार हो गए, कार के इंजन जो है उसके अंदर आप किसका इस्तेमाल करते हैं? गैसोलीन। पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। ये MCQs में पूछा जाता है। तो गैसोलीन कहां पर यूज होता है? तो आप क्या बोलेंगे? ऑटोमोबाइल्स के अंदर क्या होता है? यूज होता है। उसके बाद है नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है, जो मैंने आपको बताया था फॉसिल फ्यूल से निकलती है, जो कि हजारों साल मरे हुए जो जानदार होते हैं वहां से। सो ये क्या करती है? ये डोमेस्टिक फ्यूल होता है, यानी कि घर के कामकाज में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है इथीन। इथीन इथीन क्या होती है? रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट करती है, यानी कि फ्रूट को पकाने का काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है इथाइन। इथाइन क्या होता है? गैस की जो वेल्डिंग करवाते हैं, सो वहां पर इस्तेमाल होता है आपका इथाइन। और इथीन क्या है? रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट को पकाने में आप लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बायोलॉजी का जो स्पेसिमन होता है वहां पर आप इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मेलिन का। उसके बाद है इथाइलिन ग्लाइसोल। उसको आप इस्तेमाल करते हैं एंटी फ्रीज करने के लिए, यानी किसी चीजों को, जो कोई भी चीज होती है वो फ्रीज ना हो, तो एंटी फ्रीज करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है फिनल। फिनल जो होता है उसे आप एंटीसेप्टिक्स में के अंदर क्या करते हैं? जो एंटीबायोटिक्स एंटीसेप्टिक उसमें आप इस्तेमाल करते हैं, और इनकी प्रिजर्वेशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है डाई इथाइल ईथर। डायल इथाइल ईथर को आप यूज करते हैं एनेस्थेरिया में, यानी कि बेहोशी करने में। जब वे डॉक्टर जो है किसी गर्ल का, या जो वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद 9 मंथ कंप्लीट होते हैं, एंड देन उसका ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन होने के बाद वहां पर कुछ हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वो तो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बेहोश करने के लिए जो उनकी कमर में एक सुई लगाई जाती है, जिसकी उनकी पूरी जो बॉडी है वो सुन्न हो जाती है, और सुन्न होने की वजह से उनको कोई पता ही नहीं लगता। और एक हमारे पास होता है जो कि डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो कमेंट में बताएंगे कि उसे क्या बोलते हैं। सही, वो आप लोग मुझे बताएंगे, जो कि डेंटिस्ट सिर्फ उस जगह को सुन करने के लिए आप लोग कमेंट के अंदर बताइएगा। उसके बाद है एसिडिक एसिड। जो विनेगर होता है उसके अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, आपको बताइए। इथाइल एसिटेट, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। अब आपको पता है कि मैंगो जो होता है
जो आम होता है उसका मतलब कि ट्रेंड चलता है जब तक वो होता है उसका। लेकिन जब आपका दिल करता है कि अब आप बाहर से मतलब कि वो जो बोतलें होती हैं उसके अंदर जायका रहता है आम का, क्योंकि वो आर्टिफिशियली फ्लेवर है। डॉक्टर बोलते हैं अक्सर इसे ना पियो, ये सही नहीं, सक्रीन जिसे आप कहते हैं। उसके बाद है एसीटोन। अब नेल पॉलिश का रिमूव, गर्ल्स ज्यादातर नेल पॉलिश का इस्तेमाल करती हैं, कई शादियां वादियां होती हैं। आजकल तो बॉयज भी लगा के फिरते हैं, पता ही नहीं। अब नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है नायलॉन। नायलॉन रोप्स एंड फिश नेट्स में आप लोग इस्तेमाल करते हैं। फिश को पकड़ने वाली नेट्स होती, उसमें भी आप उसको रगड़े तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। उसके बाद है पॉलीईस्टर, इसको आप फैब्रिक्स में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फीड्स, विटामिन्स, वो आप इस्तेमाल करते हैं फूड के कंपोनेंट्स में। जो आपका खाना होता है उसके कंपोनेंट्स में आप लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप यहाँ से आप लोगों को सारी चीजों पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा खासा क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप को। सो ध्यान से आप लोगों ने हर एक चीज को समझना है, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी आएगी, और क्लियरिटी आने से आप लोग सारे तरीकों को समझ सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है। क्लियर है। यहाँ तक आप लोगों से, आप लोग कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इजिली मुझसे पूछ सकते हैं। सही है। मैं आप लोगों को ये नहीं कहूंगी कि नहीं पूछे वो करें, तो आप लोग पूछ लीजिएगा। सही है। सो यहाँ तक आप नोट करें, यहाँ तक आप लोग नोट कीजिएगा। 1 2 3 एंड गो नाउ। ओ नीचे 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 मैं थोड़ा करके दिखा दूं, ये देख लो भाई तुम। क्लियर है। इससे यहाँ तक अगर पिक्चर लेनी है तो आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप एटम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसे सिंपलीफाई आप लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब देखो, एक साइड लगा होता है रेडिकल और दूसरी साइड लगा होता है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है, फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है कि आपका वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए। अब जो अल्केन है उसको सिंपलीफाई आपको पता है कि अल्केन के अंदर पाया जाता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन वहां पर होती है sp3। अल्कीन की अगर बात करें, वहां पर आप लोगों के पास क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अगर अल्काइन की बात करें, अल्काइन की यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। सही। अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड, अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड, अल्काइन के अंदर क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये चीज आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये तो आई थिंक मुझे स्ट्रक्चर बनाने की इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब अगर अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल का जो कंपाउंड है वो एक साइड रेडिकल होता है और OH होता है। फंक्शनल ग्रुप उसका क्या होता है, हाइड्रोक्सी। उसके बाद अगर ईथर की बात करें तो ईथर के O होता है, दो साइड यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं। रेडिकल मिथाइल भी हो सकता है, CH3 रेडिकल आप लोगों का इथाइल भी हो सकता है, कोई भी रेडिकल हो सकता है आप लोगों के पास। तो रेडिकल के हिसाब से आप क्या देते हैं, उसे नाम देते हैं। क्लियर है। और इसे OR को आप सिंपलीफाई अल्कोक्सी कहते हैं। उसके बाद अमाइन, अमाइन NH2 होता है, साथ में रेडिकल लगा होता है, जैसे H2 NH2 अमाइन हो गया। कीटोन की बात करें, दोनों साइड रेडिकल होने चाहिए, दोनों साइड और C डबल बॉन्ड O बना होता है। नहीं, दोनों साइड रेडिकल, रेडिकल कोई भी हो सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये क्या हो जाएगा नाम के हिसाब से, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, डाई मिथाइल, कौन सा है आप लोगों के पास, कीटोन। सही। इस तरीके से हम पहचान करते हैं कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। उसके बाद अगर बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, सो कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O, एक साइड लगा होगा रेडिकल, OH होगा। सही। तो सिंपल रेडिकल लगा लें कोई भी, ज्यादातर हम लगाते हैं CH3, CH3। अब CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या लगा होता है, OH, यानी कि मिथाइल, मिथाइल क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद ईस्टर, ईस्टर का होता है RCOR, ये आप दे सकते हैं फंक्शनल ग्रुप।
अल्काइल हैलाइड, आप हैलाइड को एक्स से शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड हैलाइड। उसके बाद एक आप लोगों के पास होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो जगह नहीं थी इस वजह से मैंने नहीं लिखा। एल्डिहाइड क्या होता है, एक साइड रेडिकल होता है, सी डबल बॉन्ड होता है O के साथ, और यहाँ पर एक साइड क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, एक साइड हाइड्रोजन लाजमी होगा, एक साइड क्या होगा, रेडिकल, जैसे कि मिथाइल, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, क्लियर। रेडिकल फॉर एग्जांपल मिथाइल लगा देते हैं, CH3, क्लियर हो गया। ऐसे आप लोगों को करनी पड़ेगी, हर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, यानी कोई आपको समझा के चला जाएगा, समझा के चला जाएगा, रिवाइज आपको करनी पड़ेगी। ए फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको आप कहते हैं नाइट्राइट, इसको आप RCN लिखते हैं, और फंक्शनल ग्रुप इसका क्या हो जाता है, CN, सही, ये भी वायरल है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को और ज्यादा थोड़ा बताना चाहूँ, तो यहाँ पर आप लोगों के पास होता है, सारे आई थिंक मैंने आपको बता दिए हैं, कोई रहा ही नहीं है स्टूडेंट्स जो कि मैं आपको बताऊं, क्लियर है, सारा समझा दी, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है बकीबाल। बकीबाल क्या होता है, एक आर्टिफिशियल एलोट्रोप होता है कार्बन का, कार्बन के बहुत सारे आइसोट्रोप होते हैं, आपको पता है एलोट्रोप होते हैं बहुत सारे, लेकिन एक आर्टिफिशियल जो एलोट्रोप होता है कार्बन का, उसे आप कहते हैं बकीबाल। ऐसे कि आप लोगों के पास फुटबॉल होता होगा, फुटबॉल में नहीं, इस तरीके से फुटबॉल होता है, वहां पर इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से डिजाइन बना होता है, इस तरीके से डिजाइन, यानी कि पेंटागोनल इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरीके से बना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर कौन सी होती है, वो नहीं, फुटबॉल के अंदर पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं, आप लोगों ने देखी होगी कुछ इस तरीके की फुटबॉल के ऊपर, तो ये भी कुछ इस तरीके से पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है। इसे 1985 में रिचार्ड मिले और हेनरी किरोटो ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। फिर मैं इसका नाम बकी बॉल क्यों है, साइंटिस्ट में तो यहाँ पर कहीं भी बॉल बकी बॉल है नहीं, फिर हमने इसका बकी बॉल नाम क्यों लिखा, आगे देखिएगा। फिर द स्ट्रक्चर इसकी स्ट्रक्चर जो थी वो लाइक थी डोम के, गुंबद नहीं होता, हमारी एक नाद भी है, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खजरा, नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। सो ये इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, डोम लाइक होती है, गुंबद लाइक होती है। सो क्योंकि ये डेवलप किया गया था अमेरिकन आर्चेटेड में, ये क्या वहां पर डेवलप किया गया था, किसने डेवलप किया था, रिचार्ड बैकमेंटर फोलर ने, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, बकी बाल कहते हैं, क्लियर है। अब ये कंसेप्ट होता है 12 5 मेंबर्स होते हैं, और यहाँ पर 26 यहाँ पर क्या होते हैं, मेंबर्स इसकी क्या होते हैं, रिंग्स में होते हैं, क्लियर है। और याद रखिएगा बकी बाल एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसको हम यूज करते हैं, जो नैनो टेक्नोलॉजीज होती हैं उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया बकी बाल का टॉपिक, तो नात के साथ आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, सारे फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब, व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ और फेसबुक पेज टीच दुआ रिजवान, उसके बाद दुआ इजारा फेसबुक प्रोफाइल को भी फॉलो कीजिएगा, टिकटॉक पे भी फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी टीच दुआ को फॉलो कीजिएगा, हर जगह फॉलो कीजिएगा। बाय बाय, ऐसे वीडियो के साथ मिलेंगे। टीच दुआ बायोलॉजी हमारा नेक्स्ट चैनल है, उसे भी सपोर्ट कीजिएगा।